Welcome to Garima GRS Education. सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन चलेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन में हम किसी भी लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। ये कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहां जो इसका लेवल है उसके तल की प्रॉपर्टी अलग है और इस बल्क प्रॉपर्टी अलग है मैटर की। ठीक है, तो इस तल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको दो चीजें जाननी है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जब हमने इलास्टिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि y इज इक्वल टू के आर जीरो, ये पढ़ा था इलास्टिसिटी में कि ये आर जीरो साम्य दूरी है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम डिस्टेंस? वाई यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट। तो यहाँ हम आर जीरो को भी डिफाइन करेंगे। पहले इलास्टिसिटी में पढ़ाते समय बोल दिया था कि आगे आएगा। ये सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझना होगा। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? किसी भी पदार्थ के, जो कोई भी पदार्थ होता है उसके अणु होते हैं। ये कोई पदार्थ है तो उसके अणु हैं, किसी भी फेस में है, द्रव में है, लिक्विड में है, वो लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में। तो दो अणुओं के बीच, ये किसी भी दो अणुओं के बीच क्या लगता है? आकर्षण का बल लगता है। ये मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींचेगा और ये मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींचेगा। तो पदार्थ के दो अणुओं के बीच में, यानी अणुओं के बीच का जो बल है इंटरमॉलिक्यूलर, अंतराण्विक बल, इसको कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, हमने इसमें अगर इसकी दूरी को बढ़ा दिया जाए, दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ये फोर्स कम हो जाएगा, और दूरी को कम कर दिया जाए, दोनों अणुओं के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस फोर्स का रिलेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो रिलेशन है, इसके अणुओं के बीच की दूरी के संबंध में ग्राफ से देखते हैं। जैसे ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इस पर हमने आर ले लिया है, यानी आर क्या है? अणुओं के बीच की दूरी। ठीक है, और इस पर हमने फोर्स ले लिया है एफ आर और एफ ए। ठीक, अब यहां पर ओरिजिन है ओ, मूल बिंदु है ओ, यहां पर कोई मॉलिक्यूल है, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से आता है। यहाँ की जो डिस्टेंस है 10 टू दी पावर माइनस, या एंगस्ट्राम में ले लीजिए 10 एंगस्ट्राम, और यहाँ पर 5 एंगस्ट्राम, और यहाँ पर 3.5 एंगस्ट्राम। ये चीज है, और इधर को चलेंगे तो और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल में 10 एंगस्ट्राम, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ रखा है, यानी 10 एंगस्ट्राम की डिस्टेंस है उनके बीच की दूरी। ये जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 एंगस्ट्राम।
एंगस्ट्राम का मतलब है कि एक एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, तो यहां तक ये अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स की रेंज होती है। अगर इससे ज्यादा दूरी पर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको ये उसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस दूरी को हम घटाते हैं तो ये फोर्स बढ़ता जाता है। ये फोर्स बढ़ रहा है इधर को। एफ ए इसका मतलब है अट्रैक्शन फोर्स और एफ आर रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कहां होगा? 5 एंगस्ट्रॉम पे। अगर दोनों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम होती है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये अट्रैक्शन का होता है और आगे चल करके ये रिपल्सन का होने जा रहा है। ठीक है, और भी ज्यादा करेंगे तो 3.5 एंगस्ट्रॉम पर यानी 3.5 एंगस्ट्रॉम पर ये इसकी घटने लगेगा। 5 से और ज्यादा पास में लाएंगे, जैसे यहां से और हम यहां ले आए तो ये फोर्स, जैसे मान लो ये 5 एंगस्ट्रॉम है और ये 4 एंगस्ट्रॉम है, तो दूरी कम हो गई। जब दूरी कम हो गई, हमने ये बताया था कि दो अणुओं को जितनी पास में लाएंगे उतना अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा, लेकिन दूरी कम होने से भी अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। इसका अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है 5 एंगस्ट्रॉम पर। अगर ये और भी पास में आ जाए, जैसे मान लो दो बॉडी है, अगर दूर है तो ये कम होगा, पास में ले आए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और पास में ले आए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट है इसकी बढ़ने की। अगर 5 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा पास में ले आए तो फिर कम होने लगेगा, और कम होते होते 3.5 एंगस्ट्रॉम पर यानी 3.5 एंगस्ट्रॉम पर जीरो हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर जीरो हो जाएगा, फिर एक दूसरे को मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगर और कम यहां ले आए तो यहां पर विचार कीजिए, यहां पर विचार कीजिए, ये प्रोजेक्शन इसका आएगा। अगर यहां ले आए तो ये रिपल्सन में बदल जाएगा, और भी अगर पास में लाएंगे तो रिपल्सन में बदल जाएगा। यह डिफरेंस इसको किससे अलग करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि न्यूटन ने ये बताया था कि अगर कोई भी पदार्थ के दो कण हैं तो उनके बीच में सदैव आकर्षण का बल लगता है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, बड़े बड़े पिंड या कोई इलेक्ट्रॉन, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, तो पदार्थिक कणों, जो मैटर वेव, जो मैटर पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है मास का, उनके बीच में सदैव आकर्षण का बल लगता है न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफरेंट है। ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किसका पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का। इसका पालन करता है कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ये रिवर्स वो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो एफ ए है ये होता है 1/r⁷, और साथ ही एफ आर होता है, ये एफ आर और तेज होता है, ये होता है 1/r⁹। ठीक है, ये इनमें दो रिलेशन है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इससे हमने क्या समझा कि दो कणों के बीच में कोई भी जल है, जैसे ये द्रव पे आ जाइए, अब द्रव के ये अणु है, एक ये है और एक ये है, तो ये इसको खींचे हुए है, ये इसको खींचे हुए है। ठीक है, तो इनमें आकर्षण बल है, और दो अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 5 एंगस्ट्रॉम से कम दूरी नहीं होनी चाहिए, और जहां पर ये आकर्षण बल जीरो हो जाता है उसी को हम कहते हैं साम्य दूरी, r0। साम्य दूरी भी बहुत मायने रखती है, इसको समझें। ठीक है, ये साम्य दूरी है। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स में और कुछ Thank you.